विद्यार्थियों, आज हम आप सबके समक्ष एक नया पाठ लेकर प्रस्तुत हुए हैं जिसका नाम है विशेषण। आज विद्यार्थियों हम सभी विशेषण पाठ की विवेचना करेंगे। इसके भेदों की विवेचना भी होगी और इस पाठ को हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए 4 वस्तुएं हैं: गुलाब, बोतल, सैनिक और टमाटर। ये सभी संज्ञा शब्द हैं। इनकी जो विशेषता बता रहे हैं वे विशेषण हैं। जैसे गुलाब, तो गुलाब किस रंग का है? लाल। तो लाल क्या हो गया? गुलाब का विशेषण। फिर देखिए दूसरी बोतल, यानी कौन सी बोतल? तो उसका विशेषण क्या हो गया? दूसरी। वीर सैनिक, सैनिक कैसा है? उसकी विशेषता क्या है? कि वह वीर है, वीर सैनिक। फिर देखिए टमाटर, कितना टमाटर? 1 किलो टमाटर, यानी टमाटर की भी ये विशेषता है जिसे हम 1 किलो के द्वारा दर्शा रहे हैं। तो इन शब्दों में संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। परिभाषा के माध्यम से और अधिक स्पष्ट हो जाएगा कि विशेषण किसे कहते हैं। तो विद्यार्थियों, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, संख्या, मात्रा, अवस्था आदि की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे लाल गुलाब, तो इसमें जो लाल शब्द है वह विशेषण हुआ और गुलाब शब्द क्या हुआ? विशेष्य हुआ। क्योंकि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं और संज्ञा सर्वनाम शब्दों के विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। विशेषण के भेद। बच्चों, विशेषण के भेद जानने से पहले मैं आपको एक बात अवश्य बताना चाहूँगा कि अभी हमने पढ़ा विशेषण और विशेष्य के बारे में। एक होता है प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं? कि विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो कैसे दौड़ता है? उसकी विशेषता क्या है? तेज। लेकिन बहुत लगा है, बहुत तेज, तो यानी ये जो बहुत शब्द है ये प्रविशेषण कहलाएगा। तो बच्चों, अब हम चलते हैं विशेषण के भेदों की ओर। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण एवं सार्वनामिक तथा संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। विशेषण का पहला भेद गुणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा हम सभी समझ लेते हैं। जो विशेषण संज्ञा शब्दों के गुण, आकार तथा रंग आदि की विशेषताएं बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इन चीज़ों के अलावा गुणवाचक विशेषण शब्द किसी भी वस्तु अथवा व्यक्ति के, संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, प्रकार, काल, स्थान, दिशा, स्वाद, गंध, स्वभाव आदि से संबंधित विशेषता बताते हैं। जैसे सुंदर बगीचा, तो बगीचे का गुण क्या क्या है? उसका जो रंग रूप है वो कैसा है? सुंदर है। मोटा लड़का, इसमें हमें आकार का पता चल रहा है कि किस प्रकार का ये लड़का है, मोटा लड़का। फिर हमें लाल पतंग, लाल पतंग से हमें रंग का पता चल रहा है, लाल पतंग। तो बच्चों, गुणवाचक विशेषण शब्दों के भी 8 प्रकार बताए गए हैं। गुणवाचक विशेषण शब्दों के प्रकार में जो पहला प्रकार है वह गुण दोष बोधक है। जैसे भला, बुरा, सच्चा, दानी, क्रोधी, कंजूस,
न्यायप्रिय, आतताई, शांत, परिश्रमी, सरल, मृदुभाषी, भोला, चालाक, छली आदि। दूसरा गुणवाचक विशेषण शब्दों के प्रकार कौन से हैं? स्थान बोधक, जैसे भीतर, बाहर, ऊपर, नीचे, मध्य, किनारे आदि। तीसरा आकार बोधक, मतलब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही ये सारे भेद आ रहे हैं। आकार बोधक शब्द जैसे गोल, चौकोर, बड़ा, छोटा, तिकोना, लंबा, ऊंचा आदि। फिर रंग रूप वाले शब्द जो हैं वो भी गुणवाचक विशेषण शब्दों के अंदर आएंगे, जैसे काला, पीला, नीला, सफेद, हरा, गोरा, आकर्षक, सुनहरा, सुंदर आदि। फिर समय बताने वाले जो भी शब्द हैं, जैसे दैनिक, मासिक, वार्षिक, नवीन, प्राचीन, संध्या, उषाकाल आदि, ये सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला प्रकार हम देखते हैं दशा और अवस्था का, कि कैसी अवस्था है किसी व्यक्ति की। जैसे यह व्यक्ति अस्वस्थ है, तो इनमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमारे दशा को बताते हैं, हमारी अवस्था को बताते हैं। वो भी गुणवाचक विशेषण शब्दों के प्रकार में ही आते हैं, जैसे अस्वस्थ, स्वस्थ, पतला, गीला, रोगी, बलवान, अमीर, दरिद्र आदि। स्वाद और गंध भी गुणवाचक विशेषण में आता है, जैसे खट्टा, मीठा, सुगंध, दुर्गंध, तीखा, चटपटा, बदबूदार आदि। दिशा सूचक शब्द भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, जैसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, पाश्चात्य आदि। तो ये सभी शब्द चाहे वो गुण दोष बता रहे हों, चाहे स्थान का बोध करा रहे हों, चाहे आकार प्रकार का बोध करा रहे हों, चाहे रंग रूप का, चाहे समय का, चाहे अवस्था का, चाहे स्वाद एवं गंध का, चाहे दिशा का, ये आठों प्रकार जो हैं वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ये आठों प्रकार गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। विशेषण का अगला भेद संख्यावाचक विशेषण है। इस संख्यावाचक विशेषण में भी दो उपभेद कहे गए हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। तो पहले बच्चों हम सभी संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा को समझते हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या तथा क्रम आदि की विशेषता बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ बच्चे, अब यहाँ पर कुछ बच्चे लिखा है तो इनकी संख्या का बोध नहीं हो रहा, इसलिए इन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। लेकिन अगले उदाहरण में हम लोग देखेंगे, जैसे लिखा है 4 आम, तो इन आमों को हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4। तो जब हम किसी चीज़ को गिन सकते हैं तो वो संख्यावाचक विशेषण में आता है, परंतु यहाँ पर संख्या निश्चित रूप से लिखी गई है कि कितने आम हैं, 4 आम, इसलिए इन्हें हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत रखेंगे। फिर अगला उदाहरण देखते हैं जो क्रम का बोध करा रहा है। तो क्रम का बोध कराए या संख्या का बोध कराए, वो संख्यावाचक विशेषण में ही आता है। जैसे तीसरी अलमारी, तो यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि कौन वाली अलमारी, तीसरी अलमारी, तो यहाँ पर ये भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएगा। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि निश्चित संख्या वाले विशेषण किन्हें कहते हैं, अनिश्चित संख्या वाले विशेषण शब्द किन्हें कहते हैं, और क्रम बताने वाले विशेषण शब्द किन्हें कहते हैं। तो उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं निश्चित संख्या वाले विशेषण, जैसे 3, 5, 7, 100, 1000 आदि। अनिश्चित संख्या कुछ, कई, बहुत से आदि। जैसे हम कह देते हैं कुछ बच्चे मिलकर पौधे लगा रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चों को गिना तो जा सकता है लेकिन उनकी संख्या का पता नहीं है, इसलिए उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के श्रेणी में रखेंगे। फिर क्रम बताने वाले विशेषण, जैसे तीसरे, 10वां, पहला, 5वां आदि, ये सभी क्रम सूचक शब्द भी संख्यावाचक विशेषण में ही आएंगे। परंतु अगर हम कहें जैसे कि 5 लोग आपस में बात कर रहे हैं,
तो ये 5 जो है, इससे हमें निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, अतः यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। विशेषण का तीसरा भेद परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। इसकी परिभाषा हम समझते हैं बच्चों। जो विशेषण संज्ञा के माप तौल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण का अर्थ ही है माप तौल, तो इसलिए इन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मापने के शब्द होते हैं, देख लीजिए, 2 लीटर, 1 कटोरी। नापने के शब्द कैसे होते हैं, 4 मीटर, 100 गज आदि। तौलने के शब्द होते हैं 1 किलो, 100 ग्राम आदि। तो जब हमें किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम आदि वस्तु का माप तौल पता चले विशेषण शब्दों के द्वारा, जैसे 2 लीटर दूध, 1 कटोरी घी, 4 मीटर कपड़ा, 100 गज जमीन, 1 किलो आलू, 100 ग्राम मूंगफली आदि, इन शब्दों का इस प्रकार से अगर पता चले तो उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण गत के अंतर्गत रखते हैं। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 2 किलो चावल, तो ये किस में आएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में, क्योंकि यहाँ पर चावल के तौल का पता चल रहा है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, ढेर सा अनाज। तो यहाँ पर अनाज ढेर सा है, इसके नाप तौल का पता नहीं चल रहा, इसलिए इसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में रखेंगे। जैसे लिखा है 3 किलो दूध या 3 मीटर कपड़ा, तो यहाँ पर 3 मीटर कपड़ा, इसके माप का पता चल रहा है, इसीलिए इसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में रखेंगे। चौथे प्रकार का विशेषण होता है सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण। परिभाषा के माध्यम से हम इसे समझते हैं, जो सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब देखिए बच्चों, सार्वनामिक विशेषण में जो सार्वनामिक शब्द है वो सर्वनाम से ही बना है। तो सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर लगने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। परंतु सार्वनामिक विशेषण किन्हें कहते हैं, संज्ञा शब्दों से पहले लगने वाले सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यहाँ संज्ञा के स्थान पर नहीं, संज्ञा शब्दों से पहले लगने वाले सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, क्योंकि वो किसी निश्चित संज्ञा की ओर इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, उनके बारे में बताते हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं और संकेत करते हैं, इसलिए इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। उदाहरण के रूप से हम समझते हैं, जैसे वे फल सड़ गए। तो यहाँ पर जो फल है वो संज्ञा शब्द है, लेकिन यहाँ फल संज्ञा शब्द के पहले वे लगा है। वे एक सर्वनाम शब्द है, लेकिन संज्ञा के पहले लगा है सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर यह सर्वनाम नहीं लगा है। इसलिए संज्ञा शब्दों से पहले अगर कोई सर्वनाम शब्द लगेगा तो वह सर्वनाम ना कहलाकर सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। जैसे वे फल सड़ गए, तो वे जो है वो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण का काम कर रहा है, क्योंकि फल के पहले लगा है। दूसरे उदाहरण में देखते हैं, यह किताब सुशांत की है। किताब एक जातिवाचक संज्ञा है और उस किताब की ओर इशारा करके कहा जा रहा है कि यह किताब सुशांत की है, तो इसलिए इसे संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण कहेंगे, क्योंकि किताब संज्ञा से पहले यह सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण के रूप में लगा है। इस लड़के ने शीशा तोड़ा। तीसरा उदाहरण देखते हैं, इस लड़के ने शीशा तोड़ा। लड़के जातिवाचक संज्ञा है और इस लड़के के पहले इस जो शब्द है वो सर्वनाम है, लेकिन लड़का संज्ञा है और यह सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगा है, इसलिए इसे सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। अतः हम यह समझ सकते हैं कि संज्ञा शब्दों से पहले लगने वाले सर्वनाम शब्द सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो बच्चों, पाठ का
एक बार पुनरावलोकन कर लेते हैं। एक बार पाठ को दोहरा लेते हैं। विशेषण अर्थात संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। और विशेष्य किन्हें कहते हैं? जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम के रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष आदि की विशेषता दर्शाते हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण संख्या की विशेषता बताते हैं। परिमाणवाचक विशेषण नाप तौल की विशेषता बताते हैं। और प्रविशेषण किन्हें कहते हैं? जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। बाकी हम लोग अगले पाठ में एक नए अध्याय के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।